नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कल रात जो सनसनीखेज वारदात हुई थी, मुझे लगता है कि चुनाव परिणाम आने के बाद से जो पश्चिम बंगाल में अलग अलग क्षेत्रों में हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, पथराव हो रहे हैं और लोगों पर जानलेवा हमले किए जा रहे हैं। कल रात जो कुछ हुआ वो मैं कहूंगा कि उसका चरम बिंदु था। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई और सुनते हैं कि वो पिछले 15-20 साल से शुभेंदु अधिकारी के लिए काम कर रहे थे, उनके दाहिने हाथ माने जाते थे। और शुभेंदु अधिकारी ने आज जो बयान दिए हैं उससे ये साफ है कि उनका शक सीधे टीएमसी पर है और ममता बनर्जी के गुर्कों पर है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि चूंकि ममता बनर्जी को मैंने हराया इसलिए चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई है। ये बदले की राजनीति है। मेरे साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं पंकज विश्वास जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार पंकज जी, इस पूरे घटनाक्रम पर एक बार जरा बताइए कि कैसे हुआ है, इसके पीछे की मंशा क्या है। और अब तो सीबीआई जांच की मांग भी हो गई है, टीएमसी भी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हुई है। सर, एक्चुअली मुझे भी यही लगता है कि जब कल ये घटना जब हुआ रात को, तब से ही मुझे लग रहा था कि इसके पीछे क्या वजह हो सकता है। मैंने भी कल रात में अपने चैनल पे लाइव आके लोगों को बताया कि क्या एक्चुअली हो सकता है। पहली बार सर, ये जो घटना है ये सिर्फ भवानीपुर का रिएक्शन नहीं है, इसके पीछे और पुराना भी घटना जुड़ा हुआ है। सर, आपको पता है कि नंदीग्राम में भी पिछली बार शुभेंदु अधिकारी ने हराया था ममता बनर्जी को, और चंद्रनाथ रथ जो है वो टीएमसी के समय से ही उनके साथ जुड़े हुए हैं एज ए टीए या ओएसडी। तो इन्होंने और पूरा शुभेंदु अधिकारी का जो पूरा नेटवर्क है वो वही संभालते हैं। उनका डे टू डे शेड्यूल, उनका रुपया पैसा पॉलिटिकल किस कार्यक्रम में लगाना है, किसमें कितना फंड करना है, सारा कुछ यही संभालते थे और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी भी यही संभालते थे। इस बार भी जब शुभेंदु अधिकारी दोनों जगहों से खड़े हुए, एक नंदीग्राम और एक भवानीपुर, तब इन्होंने पहले नंदीग्राम के लिए शुभेंदु अधिकारी के लिए रणनीति पूरा फॉर्मूला तैयार किया और फर्स्ट फेज में जब इलेक्शन हो गया उसके बाद पूरा कॉन्सेंट्रेट भवानीपुर में इन्होंने ही किया। पर्दे के पीछे रणनीतिकार यही थे जिसको शुभेंदु अधिकारी एग्जीक्यूट करते थे। इससे पहले भी नंदीग्राम में जब ममता बनर्जी को हराया था तो पर्दे के पीछे पॉलिटिकल खेल सारा ये चंद्रनाथ रथ भी संभालते थे। मेरा उनके साथ व्यक्तिगत रिश्ता बहुत अच्छा था, वो मेरे भैया की तरह थे और मेरे पर्सनल मुसीबत में किसी भी समस्या में जितनी भी बार मेरे ऊपर टीएमसी के लोगों ने केस किया वो हर समय रिस्पॉन्ड करते थे। तो कहीं ना कहीं टीएमसी को, ममता बनर्जी को या अभिषेक बनर्जी को पता है कि शुभेंदु अधिकारी का आंख, शुभेंदु अधिकारी का हाथ, शुभेंदु अधिकारी का कान कहीं ना कहीं ये चंद्रनाथ रथ है। ये अटैक एक्चुअली शुभेंदु अधिकारी पे ही है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी को डिसबैलेंस किया जाए, कहीं ना कहीं उनको प्रेशराइज किया जाए और ऐसा रिएक्शन हो बंगाल में, मैसिव रिएक्शन हो कि उसका राजनीतिक फायदा तृणमूल कांग्रेस उठाए। इससे पहले जितने भी कार्यकर्ता बीजेपी के मारे गए, एक शब्द तृणमूल कांग्रेस ने खर्च नहीं किया और इस घटना के घटने के 1 घंटे के अंदर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बयान आया। ये चौंकाने वाला था। बीजेपी के कार्यकर्ता जब मारे जाते हैं तो टीएमसी उस पर हंसती है, टीएमसी बोलते हैं कि आपसी रंजिश है वगैरह वगैरह, ये कोई अलग घटना है, छोटी घटना है। लेकिन टीएमसी ने खुद, कल टीएमसी के पेज से ये मांग किया गया है कि इसका सीबीआई जांच हो। क्यों सीबीआई जांच हो भाई? ममता बनर्जी तो अभी भी मुख्यमंत्री है, क्यों पुलिस की जांच ना हो? तो कहीं ना कहीं उल जुलूल टीएमसी का जो नैरेटिव है वो समझ में आ रहा है और सीधा फायदा इसमें टीएमसी को ही पहुंचना है। तो इसीलिए लगता है कहीं ना कहीं ये जो है ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी अपना भड़ास निकाले हैं चंद्रनाथ रथ की हत्या करके। लेकिन
जिसने भी इस घटना का अंजाम दिया है बड़ा बुरा फंसेंगे वो। 3 लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है, गाड़ी बरामद कर ली गई है। भेद तो खुलना है इसका, पंकज जी। सर भेद तो जरूर खुलेगा, आज न कल भेद जरूर खुलेगा। जिसने भी इस घटना का साजिश दिया है, अंजाम जिन लोगों ने दिया है, दे आर शूटर्स ओनली। लेकिन जिन लोगों ने इसकी प्लानिंग की है वो देर सवेर वो गिरफ्त में जरूर आएंगे। पश्चिम बंगाल की पुलिस हो या सीबीआई हो या ईडी हो, कोई भी एजेंसी हो, एनआईए हो, भारत की हर एक संस्था काबिल संस्था है। लेकिन पुलिस को इतने दिनों तक ममता बनर्जी पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज करती थी और वो 4 तारीख के बाद उसका अंत हो गया है। पश्चिम बंगाल की पुलिस, मुझे लगता है कि, और इस मामले को सीआईडी को दिया गया है। सीआईडी एक काबिल संस्था है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस घटना का खुलासा होगा और होना भी चाहिए। और इसके पीछे जो लोग हैं जिन्होंने भी साजिश किया है, क्योंकि ये बहुत तेज दिमाग का खेल। एक गाड़ी, बाइक को ओएलएक्स से खरीदा गया है, गाड़ी को उसी तरीके से खरीदा गया है, उसका जो सामने का जो चैसिस नंबर है, इंजन का नंबर है, उसको भेज दिया गया था। नंबर प्लेट अलग यूज किया गया है, दूसरे गाड़ी का नंबर प्लेट इस गाड़ी पे न लगाया गया था। ये बहुत प्लानिंग वाला घटना है। बहुत देर तक उनको फॉलो किया, जब वो निकले वहां से उनको फॉलो किया गया है, बहुत दूर तक फॉलो करके चेज करके गोली मारा गया है। और एकदम इसमें कोई शक शुबा न हो, इसमें भूल की गुंजाइश न हो, इसके लिए बाइक वालों ने पहले बहुत दूर तक चेज किया, फिर बाइक और कार एक साथ दोनों झपट के गोली चलाए हैं वहां पर। और जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे, ड्राइवर, उनको भी गोली मारा गया। हालांकि वो अभी तक जिंदा है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने देखा भी होगा जिन लोगों ने गोली चलाया। अभी जो लोग पकड़ में आए हैं वो लोग वहां के लोकल गुंडे हैं। पुलिस उनसे पूछताछ करके जानना चाह रही कि क्या हुआ है, लेकिन ये असल गुंडे नहीं है या असल अपराधी नहीं है या असल शूटर भी नहीं है। अभी तक असली अपराधी पकड़ा जाना बाकी है। मुझे तो एक शक है कि कहीं ये बांग्लादेश भाग न जाए, क्योंकि टीएमसी के बहुत सारे लोग अभी बांग्लादेश भाग रहे हैं। खुला बॉर्डर अभी भी बहुत जगह पे है। बहुत सारे काउंसिलर, बहुत सारे नेता, पंचायत के सदस्य, समिति सदस्य, जिला परिषद के बहुत सारे लोग भाग रहे हैं बांग्लादेश की तरफ। लेकिन उनको सतर्क रहना चाहिए, जो सिक्योरिटी एजेंसीज है जल्द से जल्द गिरफ्तार होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, जिसकी गुंजाइश है, हालांकि बीजेपी ने अभी भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, लेकिन जैसा हम पत्रकारों को लग रहा है कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने जा रहा है उसका सबसे करीबी आदमी मारा जाएगा। ये घटना बहुत पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए अहम है और बहुत गलत जगह पे जिन लोगों ने मारा है, जिसने भी मारा हो, मैं तो नहीं कह सकता कि एग्जैक्टली टीएमसी ने ही किया होगा, लेकिन लग रहा है टीएमसी ने ही किया होगा। लग रहा है कि ममता बनर्जी के ही इशारों पे हुआ होगा या अभिषेक बनर्जी के इशारों पे हुआ होगा, क्योंकि इसके अलावे और कोई घटना हो नहीं सकता। इसके पहले भी शुभेंदु अधिकारी के एक प्रदीप झा नाम के एक पीए थे, उनकी भी हत्या हुई थी। जब से ये अभिषेक बनर्जी से शुभेंदु अधिकारी का एक पॉलिटिकल रंजिश हुआ है, जब से दोनों में एक मनमुटाव है, तब से उनके जितने भी करीबी थे उनकी हत्या की जा रही है और मैक्सिमम केस में टीएमसी का ही इन्वॉल्वमेंट पाया गया। आपको याद होगा सर कि जिस लड़के ने, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो घटना सारे दर्शकों को पता है, ओटीएन नेटवर्क के या भारत के जितने भी पॉलिटिक्स के जानकार हैं उनको पता है कि एक व्यक्ति ने आज से करीब 500 साल पहले, करीब 7 साल पहले अभिषेक बनर्जी को चांटा मारा था मेदिनीपुर में। उसकी भी हत्या इसी अभिषेक बनर्जी के इशारों पे हुई थी। एकदम 2021 के चुनाव के बाद, एकदम चुनाव के अगले ही दिन एक गाड़ी ने उसको धक्का दिया था, फिर वो उसमें मरा नहीं, उसको देरी से लाया गया था अस्पताल के सामने, तब भी वो जिंदा था। उसको अस्पताल में उसका इलाज नहीं हुआ, उसको बाहर घंटों तक फेंक के रखा गया था। वो तड़प रहा था, बोल रहा था कि मेरा इलाज करो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उसको इलाज नहीं हुआ। जब डॉक्टरों से पूछा गया तो डॉक्टरों ने बताया हमें जानकारी ही नहीं थी कि किसी को लाया गया है। तो ये सारा खेल अभिषेक बनर्जी का बहुत जल्दी पर्दाफाश होगा। बहुत उन्होंने पॉलिटिकल हत्याएं करवाई, लेकिन इसका अंत होना चाहिए। आज शुभेंदु अधिकारी का बहुत स्पष्ट बयान है। उन्होंने कहा कि उनके पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की हत्या इसलिए हुई
क्योंकि उन्होंने ममता को हराया। इससे स्पष्ट बयान कोई हो ही नहीं सकता पंकज जी। जी उन्होंने सर। सीधे सीधे कहा है कि ममता बनर्जी को मैंने हराया, इसलिए मेरे पर्सनल असिस्टेंट की हत्या की गई है। और जो तथ्य आप बता रहे थे कि वो सारी प्लानिंग, सारी व्यवस्थाओं का जिम्मा शुभेंदु अधिकारी की, चाहे आपके नंदीग्राम का चुनाव हो, चाहे भवानीपुर का हो। और मेरी नॉलेज में तो ये भी है कि जिस दिन इन्होंने स्ट्रांग रूम में जाकर के हंगामा किया था, उस दिन भी चंद्रनाथ रथ ही वहां ही पर वॉज पहुंचे डिसाइड। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर के। जी तो जी। एक एक खुंदक हो गई थी कि इसको रास्ते से हटाओ और शपथ से पहले शुभेंदु अधिकारी को एक बड़ा घाव दो, एक बड़ा दर्द दे दो। एकदम सर, आपने एकदम सही कहा। मैं भी उस दिन स्ट्रांग रूम के बाहर था। आपको पता है कि यूट्यूबर्स को एक्रेडिटेशन कार्ड नहीं होता है, यूट्यूबर्स को अंदर अलाउ नहीं किया जाता है, लेकिन जानकारी तो सारी मिलती है, क्योंकि इतना तो पर्सनल कनेक्शन अब हम लोगों ने बना ही लिया है। चंद्रनाथ रथ उस दिन अंदर थे, मैं खुद निजाम पैलेस में था उनके साथ। दैट वाज द लास्ट डे व्हेन आई पर्सनली मीट हिम। तो वही, वो अंदर ही थे। हम लोगों को जब पता चला कि ममता बनर्जी आने वाली है, तो चंद्रनाथ रथ वो वहां गए, अंदर से गए। वो हालांकि अंदर भीतर कभी बाहर भी रह रहे थे और अंदर भी जा रहे थे। बहुत सारा पॉलिटिकल प्लानिंग उस दिन संभालना पड़ रहा था उनको। और वो जब ममता बनर्जी आते ही अंदर गए, फिर ममता बनर्जी ने जब पूरा प्रक्रिया को बंद करवाना चाहा, उन्होंने काफी विरोध जताया था। फिर ममता बनर्जी ने वहां पर डराना धमकाना शुरू किया। जो लोग एजेंट थे, काउंटिंग के एजेंट थे बीजेपी के, फिर चंद्रनाथ रथ ने प्रोटेस्ट किया। उन्हें शुभेंदु अधिकारी जी को जानकारी दी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, आप भी आइए, हालात यहाँ पे बिगड़ रहा है, टीएमसी के लोग यहाँ पे फसाद करने की, प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद शुभेंदु अधिकारी जी भी अंदर गए। उसके बाद का वाकया तो सारे लोगों को पता है कि बाहर क्या हुआ, अंदर क्या हुआ। फिर ममता बनर्जी जब हार गई तो बाहर आके किस तरीके से उन्होंने अपना खुन्नस मिटाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उनके साथ हाथापाई हुई, उनका साड़ी फाड़ दिया गया, लेकिन फटा हुआ साड़ी किसी को दिखा नहीं। लेकिन हाँ, ये सच है कि भीतर एक झड़प हुआ था, लेकिन किसी ने उनको पर्सनली फिजिकली असॉल्ट नहीं किया था। लेकिन एक तगड़ा बहस अंदर हुआ था, और वो शुभेंदु अधिकारी के साथ भी हुआ था। और शुभेंदु अधिकारी जी आने के पहले उनका जो है वो चंद्रनाथ रथ से भी हुआ था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये उसी का खुन्नस है, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी उसी का बदला ले रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी ने पर्सनली किसी को फोन करके ये सुपारी दिया होगा। मुझे लगता है कि इसमें अभिषेक बनर्जी का बड़ा रोल हो सकता है। कितनी बड़ी मुश्किलें खड़े होने वाली हैं, खास तौर से अभिषेक बनर्जी के लिए। क्योंकि अभी 2 दिन पहले की मैं बाइट देख रहा था शुभेंदु अधिकारी की, किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि 4 मई की दोपहर बाद दिल्ली से इनका कोई बाप भी आकर के इनको नहीं बचा सकता। इस पर आपका क्या कहना है? तो शुभेंदु अधिकारी ने पूछा, नहीं बचा सकता। उसके साथ आपको और एक बात याद होगा, डीजे बजाएंगे। ये वही हाँ, डीजे है, डीजे बजाएंगे। डीजे इज ए कोड वर्ड। तो यही डीजे वो बजाने में कामयाब, थोड़ा सा बजाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन डीजे का जो ये आफ्टर इफेक्ट है, वो उनको पता लगेगा बहुत जल्दी। क्योंकि होता क्या है सर, बहुत सारे पॉलिटिकल हत्याओं में इतनी सफाई से अननोन गनमैन काम करते हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान में अननोन गनमैन काम करते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। तो किसी को पता चले या ना चले, मोटिव जो है, मॉडस ऑपरेंडी, ये तो सबको पता चल ही जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अभिषेक बनर्जी अगर कोई भाग भी जाए, कुछ भी हो जाए, अभिषेक बनर्जी तो बहुत सारे केसेस में नामजद है। वो 26,000 शिक्षकों की जो नौकरी गई है, एसएससी घोटाला, उसमें उनका नाम है। उसके बाद कोयला घोटाले में फाइनल चार्जशीट में उनका नाम है। बहुत सारे घोटालों में वो आरोपी है। और बहुत सारे घोटाले ऐसे हैं जिनका पर्दाफाश अभी भी नहीं हुआ है। लोगों को पता है कि ये घोटाला हुआ है, लेकिन उसमें ज्यादा आगे कार्रवाई नहीं है। अब तो सत्ता बीजेपी के पास में है, अब तो ईडी सीबीआई की जरूरत भी नहीं होगी। अब तो पुलिस और सीआईडी से ही बहुत सारा मामला बन जाएगा। तो कोई अगर खुद को अगर सातिर या 1.5 आना समझ रहा है, उसको समझ लेना चाहिए
कि इस बंदे का नाम है शुभेंदु अधिकारी। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी है उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से असम में हिमंत बिस्वा शर्मा है, तो ये भी कोई कम नहीं जाते हैं। ममता बनर्जी के घर में घुस के ममता बनर्जी को हराया है पॉलिटिकली। ऐसा नहीं कि छीना झपटी करके वो लोग जिस तरीके से रिग करते थे इलेक्शन को, वैसे नहीं, ममता बनर्जी के घर में जाके उनको हराया है पॉलिटिकली। तो अगर पॉलिटिकली क्लियरली वो ये काम कर सकते हैं, तो अनपॉलिटिकल क्या क्या हो सकता है उनको अंजाम ये भी समझ लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बचेगा। और इतना ज्यादा इस बार बीजेपी वर्कर्स के, मतलब बीजेपी वर्कर्स नाराज है इस घटना से, और पार्टी ने हाथ बांध के रखा है ऑफिशियली, इसीलिए। नहीं तो अभी तक न्यूटन थर्ड लॉ जो चालू होना था वो चालू हो जाता, संभाल नहीं पाते रिएक्शन। लेकिन सामने बीजेपी अभी जीत गई है। बीजेपी एक नेशनल पार्टी है और जिम्मेदार पार्टी है। इन लोगों की तरह कोई रीजनल पार्टी तो है नहीं कि कुछ भी कर दे, कुछ भी बोल दे। लेकिन इतनी भी उदार पार्टी नहीं है कि बदला नहीं लेगी। समय आने पर हिसाब जरूर होगा। जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा अभिषेक के बारे में, तो उन्होंने कहा कि कहाँ है वो, सिंगापुर गया या दुबई, और हम उसको उठा करके जेल में डालेंगे। भाजपा सरकार उसको उठा करके जेल में डालने वाली है। तो उसके पास तो, उसके खिलाफ तो बहुत सारे मामले हैं जो आपने गिनाए भी हैं, और ऊपर से अगर इस जांच की दिशा भी उसकी तरफ मुड़ गई, टीएमसी की तरफ मुड़ गई, तो कितनी बड़ी मुसीबतें आने वाली हैं। सर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली। अंदर जाएंगे बहुत सारे लोग जिनको अभी भी खुला छोड़ के रखा है, जो अभी भी घोटालेबाज है, जिनको चुनाव के मद्देनजर, जिनको छोड़, राजनीति में बहुत कुछ दिमाग में रखना पड़ता है, इक्वेशन संभालना पड़ता है। चुनाव के पहले अगर इतने सारे लोगों को अंदर कर देते तो उसका ममता बनर्जी एक गलत फायदा उठाती चुनाव से पहले। अब तो चुनाव हो चुके हैं, अब तो सत्ता भी हाथ में है, इस चीज की रोक टोक है। अब तो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करने का मतलब कुछ भी गलत मैं नहीं कर रहा हूं, जो एक्चुअली कायदे से कानून के अंदर में जो हो सकता है। क्योंकि जो चाउमीन बेचता था सुजीत बोस, जो हार गया है सॉल्ट लेक में, 1000 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। सिर्फ टीएमसी के लोगों को ही धंधा करना आता है, दुनिया में किसी को धंधा करना नहीं आता है। चाउमीन बेचने वाला 1 साल में करोड़पति बन जाता है, 5 साल में सैकड़ों करोड़ों का मालिक बन जाता है। ये मैजिक तो बंगाल में, ऐसा आशीर्वाद भगवान का, महालक्ष्मी का आशीर्वाद तो टीएमसी छोड़ के और किसी को नहीं मिलता है। आप देख लीजिए, ये सुजीत बोस करोड़ों की संपत्ति का मालिक है, चाउमीन बेचता था 5 साल में। अगर एमएलए का तनख्वाह पूरा जोड़ भी ले, उसके बाद भी कैसे ये इतना पैसे का संपत्ति का मालिक हो गया, बिजनेस इसका कैसे फला फूला, इसका जांच नहीं होना चाहिए। सिर्फ सुजीत बोस नहीं, अभिषेक बनर्जी, जिसका लिप्स एंड बाउंस मतलब पानी बनाने की कंपनी है, वाटर, जैसे बिस्लेरी की बोतल रहता है वैसे उसका बिस्लेरी टाइप का बोतल बनाने वाला कंपनी है। बिस्लेरी से ज्यादा, बिस्लेरी वालों से ज्यादा, जिसका सारा भारत में पानी बिकता है जिनका, उससे ज्यादा जिसका पानी बन के दिखाने के लिए है मशीन, 2-4 मशीन है और कुछ नहीं है, वो बिस्लेरी से कंपनी से ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। लिप्स एंड बाउंस ऑन पेपर, ये लिप्स एंड बाउंस संस्था अभिषेक बनर्जी जिसके सीईओ रह चुके हैं, फिलहाल अभी तो नहीं है, जिसके सीईओ थे इतने दिनों तक, उनके पिताजी थे, उनकी माताजी थे, उनकी पत्नी थी। तो ये 4 लोग मिलकर जो संस्था चलाते थे लिप्स एंड बाउंस, ऑन पेपर वो पानी बनाते हैं, पानी को फिल्टर करते हैं और वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो टीएमसी के लिए स्ट्रेटजी तो आईपैक बनाती है, इनके भतीजा तो बनाता है नहीं, और किसी अन्य पार्टी के लिए इस स्टेट के बाहर किसी भी पार्टी के लिए इन्होंने तो कैंपेन किया ही नहीं। तो ये किस तरीके से फर्जी पैसा कमाते हैं, फर्जी उपाय से कटमनी खा के, घपला करके, तो इसका तो जांच होना चाहिए। क्यों जांच रुका हुआ है? अब कौन सा, मतलब किस चीज के लिए बीजेपी रुकी हुई है? अब तो सामने कोई इलेक्शन भी नहीं है जिसका डर होना चाहिए। सत्ता हाथ में है, आप केंद्र सरकार में आप है, डबल इंजन की सरकार है। अब तो डबल इंजन की स्पीड से जितने भी एजेंसीज है, जांच एजेंसीज, उनको काम करना चाहिए। वैसे शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया है कि गुंडे बदमाशों के लिए और इस तरह के अराजक तत्वों के लिए कोई खैर नहीं है, सत्ता संभालते ही। और मुझे लगता है कि
उत्तर प्रदेश का एक आदर्श मॉडल सभी के सामने है। जी और पश्चिम बंगाल की हालत भी कमोबेश वैसी ही है जैसी 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की थी। तो मुझे लगता है कि टॉप प्रायोरिटी जो है वो घुसपैठियों की पहचान, धरपकड़, उनको डिपोर्ट करना, और जितने ये इस तरह के गुंडा तत्व हैं जो हिंसा में लिप्त रहते हैं, मर्डर करते हैं, दूसरे कर्म कांडों में लगे हुए, इनकी तो खैर नहीं है पंकज जी। सर, उत्तर प्रदेश और बिहार का मॉडल एक ही था, जिहादी तत्वों को पॉलिटिकली यूज करके सत्ता में बने रहो। जैसे वहां अतीक अहमद था और भी बहुत सारे लोग थे, उसी तरीके से यहाँ भी जहांगीर है, हुमायूं कबीर है, बाबर है, अकबर है, बहुत सारे जगह में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, शेख शाहजहां जो अभी भी अंदर है, जो हिंदू औरतों को बलात्कार करने में जिनको खुशी मिलती थी, जो हिंदू औरतों को माले गनीमत समझता था। अभी भी आपने एक वीडियो देखा होगा शायद कि एक मुसलमान व्यक्ति चुनाव से पहले बोल रहा था कि 4 तारीख के बाद तुम्हारी माँ बहनों को घर से निकाल के बलात्कार करेंगे। अब तो लोग पूछ रहे हैं, अब तो 4 तारीख के बाद उसी से लोगों ने पूछा चलो बलात्कार करोगे, रेडी हो लो, कहाँ जाना है, आओ चलो। फिर बोल रहा है कि नहीं गलती हो गया, हम थोड़ा समझ नहीं पाए थे, नशे में मैंने ऐसा कर दिया है। अब तो उसका नशा उतर रहा है। तो ऐसे ऐसे अपराधी तत्व पूरे बंगाल में है, पूरे जो पॉलिटिकल गुंडे हैं, बहुत सारे टीएमसी के विधायक हैं, मुस्लिम विधायक जिनका नेटवर्क देश से बाहर भी जिनका कनेक्शन है, जिनको देश से बाहर का पैसा आता है जिनके अलग अलग संस्थाओं में, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर हम जैसे पत्रकार को पता है तो यहाँ के एजेंसीज को ऐसा पता नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता है। जो यहाँ के सीआईडी को पता नहीं है, आईबी को पता नहीं है, ऐसा नहीं है, सारे को पता है, सब लोगों को पता है। जो यहाँ जो दंगे होते हैं उनका पैसा कहाँ से आता है, किस तरीके से उस पैसे को साइफोन किया जाता है, कौन वो लोग कौन है जो उस पैसे को बाहर से लाते हैं, किस अकाउंट में डालना है, फिर अकाउंट से किस एनजीओ के थ्रू उस पैसे को चैनलाइज किया जाता है, सब पता है इन लोगों को। तो अभी सत्ता हासिल करना एक पहला फेज है बंगाल को सुधारने में। अब बहुत काम बाकी है सर, बहुत काम अभी भी बाकी है और बहुत बड़ा चैलेंज आएगा, क्योंकि टीएमसी के बड़े बड़े नेता इस खेल में शामिल हैं। जो लोग सपना देखते हैं कि बंगाल में एक दिन आधे से ज्यादा लोग उर्दू में बात करेंगे, लोग कन्वर्ट होने लगेंगे, ये सपना तो सिर्फ पॉलिटिकल जुमला तो है नहीं, क्योंकि बार बार बोल रहे हैं और इलेक्शन के समय नहीं बोल रहे हैं। ये जब चुनाव नहीं होता है उनका अलग अलग उनके जो मतलब उनकी जो संस्थाएं हैं, जमीयत उलेमा हिंद हो गया या उलेमा का अलग अलग जो संस्था, उनकी जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन पे ये जो बोलते हैं, ये एक एजेंडा के थ्रू ये काम, एजेंडा के तहत ये काम कर रहे हैं। तो इस नेटवर्क का सच तो सामने लाना जरूरी है, क्योंकि पर्दे के पीछे बहुत बड़ा भयंकर खेल चल रहा है। तो इस मॉड्यूल को तोड़ने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज आएगा और बीजेपी को भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी हो या कोई भी मुख्यमंत्री बने बंगाल का, तो उसको इस समस्या से जूझने के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये सच है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं और जिन लोगों ने ये घटना अभी किया है, चंद्रनाथ रथ वाला तो मारा है, के पीछे जो लोग हैं कोई नहीं बचेंगे। जो जिहाद का मॉड्यूल चला रहे हैं वो भी नहीं बचेंगे, क्योंकि जनता जागरूक हो गई है। अभी बीजेपी ने सिर्फ अपने कैडर के दम पे ये जीत हासिल नहीं की है, ये लोगों का वोट था जिसके वजह से बीजेपी पावर में आई है। आपको मैं बता दूं सर, अभी जितने भी ट्रेड यूनियन वाले हैं, ऑटो रिक्शा वगैरह चलाने, उनको टीएमसी का झंडा बांध के रखना मैंडेटरी था। टीएमसी का लोगो अपने गाड़ी में चिपकाना मैंडेटरी था, सबने वो फाड़ के फेंक दिया है। अब बीजेपी का झंडा लगा लिया। बीजेपी की तो अभी भी उतनी औकात नहीं कि जाके बोले कि मेरा झंडा लगाओ और लोग सुन ले, उतना मैन पावर भी नहीं है सारे जगहों पर, लेकिन लोगों ने खुद से किया है। तो लोग खुद बीजेपी को चाह रहे हैं, लोग जागरूक है सनातन के प्रति, और इट इज द हाई टाइम कि अभी से ये कार्रवाई शुरू की जाए, क्योंकि ये बीजेपी के लिए एक हनीमून पीरियड है। कुछ भी करेंगे तो लोग उनका साथ देंगे। अभी से ये क्लींजिंग ऑपरेशन शुरू होना चाहिए। बिल्कुल पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर।